तेरे इश्क में भाग 12। कोयल आर्यन को गले लगाने के बाद शिकायत भरी लहजे में कहती है, कहाँ रह गए थे तुम इतने दिनों से? मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। मैं कितनी अकेली हो गई थी। तुमने मुझसे दूर जाने पर एक बार भी यह नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? मेरे बारे में एक बार सोचना ज़रूरी नहीं समझा तुमने? ना ही यह सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या बीतेगी। इस वक्त मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है आर्यन। मैं इस समय ऐसे केस में घिर चुकी हूँ जहाँ से खुद को बचाने का बस एक ही उपाय है, डट कर मुश्किलों का सामना करना। और यह मैं तभी कर सकती हूँ जब तुम्हारा साथ मेरे साथ रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ कोयल। तुम देखना, यह केस तुम ही जीतोगी और इस केस की जीतने की खुशी भी सबसे ज़्यादा तुम्हारे ही चेहरे पे दिखाई देगी। अगले दिन कोयल केस की जांच तथा छानबीन के सिलसिले में पूरी तरीके से जुट गई। वह काव्या और प्रिशा के जीवन से जुड़े सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना चाहती थी। वह उनके घर पहुंचकर उनके आस पड़ोस से उनके बारे में विस्तार से जानने लगी तथा पूछताछ करने लगी। मिस्टर जेटली को कोयल प्रिशा के पड़ोस में पूछताछ करने के लिए भेज दिया। मिस्टर जेटली न चाहते हुए भी कोयल की बात मानकर प्रिशा के पड़ोस में जाकर उसके बारे में जांच पड़ताल करने लगे। काव्या के घर के पास कुछ लोग भीड़ लगाए हुए थे। वहीं पास में एक लड़की खड़ी हुई थी जो कोयल को बहुत देर से घूरे जा रही थी। कोयल ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, यहाँ पर भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या बात है और तुम मुझे इतनी देर से क्यों घूर रही हो? आप काव्या दीदी से मिलने आई हैं ना? उनका तो कुछ देर पहले ही किसी ने किडनैप कर लिया है। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने भी डर के मारे उनकी मदद नहीं की, यहाँ तक कि उनके बाबा ने भी नहीं। वह तो चाहते थे कि गाड़ी वाले उनको लेकर अपने साथ यहाँ से चले जाएं। उस लड़की की बातों को सुनकर कोयल उससे कहती है, काव्या का किडनैप हुआ था और इतनी बड़ी बात उसने छुपाई है सबसे? सारी बातों का सच जानने के लिए कोयल खुद एक पड़ोसी के घर के सामने आई और वहां जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद उस दरवाजे को किसी ने खोला। वह आदमी की उम्र लगभग 50 साल होगी। वह कोयल को पहचानते हुए बोला और कहा, वकील साहिबा आप यहाँ? कोयल, जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, काव्या से जब मैं मिली थी तो उसने मुझे कहा था कि उसने अपने पिता का मर्डर किया है और उसे फांसी की सज़ा दिलवा दे। तो आपको क्या लगता है, काव्या क्या अपने पिता का मर्डर कर सकती है? ये आप क्या कह रही हैं वकील साहिबा? मैं काव्या और प्रिशा को तब से जानता हूँ जब से वह पैदा हुई हैं। वह अपनी माँ की जान थी और उनका पिता एक राक्षस था। वह बच्ची क्या किसी का खून करेगी? उसकी माँ के चले जाने के बाद उसने अपनी बहन को खुद पाला है। वह तो पहले ही मर चुकी है, मतलब रेप हुआ था उसका, मरते मरते बची है। उसकी अंतरात्मा तो कब का मर चुकी है, अब सिर्फ उसकी सांसें चल रही हैं, जीती जागती लाश बन गई है। उसे देखकर तो सबको दया आती है। वह मरना चाहती है इसीलिए, और वह अपने बाप को क्या मारेगी जिसने खुद को ही बेच डाला हो। कम जुर्म नहीं हुए हैं उस बेचारी बच्ची पर। वह मर जाएगी पर किसी का खून कभी नहीं कर सकती वकील साहिबा, कभी नहीं कर सकती। कोयल बोली, तो फिर क्या किसी ने भी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाई? उस रेपिस्ट को सजा मिली कि नहीं? वह आदमी हंसते हुए बोला, वकील साहिबा, इस देश में सबके लिए कानून एक है ऐसा कहा जाता है, लेकिन गरीबों के लिए यहाँ अलग से कानून बनाए गए हैं। ऐसा काम करने वाले अक्सर बड़े लोग व कानून चलाने वाले ही होते हैं। किससे इंसाफ मांगने जाती काव्या, जबकि उसका रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक कानून का रखवाला ही था। आखिर कौन सुनता उसकी गुहार को, कौन उसे इंसाफ दिलाता? क्योंकि कानून का इंसाफ तो अमीरों के इशारों पर घूमता है, गरीब के लिए तो कोई इंसाफ नहीं है। क्योंकि अगर कानून बनाने वाला ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो लोग कहाँ जाएंगे इंसाफ मांगने? आप तो सब कुछ जानकर भी चुप रहे, क्यों नहीं किया आपने कोई कुछ?
वकील साहिबा, क्योंकि मेरे घर भी एक जवान बेटी है। कोयल सारी बातें समझ गई थी और सारी बातों को सुनने के बाद उसका तो दिमाग ही हिल गया। यह शब्द सुनने के बाद तो कोई भी लड़की डर के मारे कांप जाए। रेप हमारे समाज में स्त्रियों के लिए एक अभिशाप बन गया है। यह एक कभी न खत्म होने वाला दर्द है जो कि न केवल उसकी अंतरात्मा को मार देता है बल्कि उसको एक जिंदा लाश के समान भी बना देता है। स्त्रियों पर होने वाले शोषण तथा मानसिक शोषण दिन पर दिन खुद ब खुद ही बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन टीवी, अखबारों, न्यूज़ चैनलों में इनके बारे में सुनाई पड़ता है, लेकिन इंसाफ के नाम पर पीड़िता को केवल प्रताड़ित किया जाता है और उसको चुप रहने की हिदायत दी जाती है। इंसाफ दिलाना कोई कोई नहीं जानता। कोयल, यह सारी बातें जानकर तो उसका दिल ही भर आया था। आखिर कैसे रही होगी वह इतना बड़ा दर्द, वह कैसे सह रही होगी, कैसे जी रही होगी वह उन दरिंदों के बीच। उन्होंने तो उसे एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया है। मर जाने का दिल करता होगा उसका। मिस्टर जेटली के साथ वह घर आ जाती है और उसने मिस्टर जेटली से कहा, कल कोर्ट में पेशी है। आपको बस यह ध्यान देना है कि काव्या जिस जेल में है वह उसके लिए सुरक्षित है या नहीं। बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। मिस्टर जेटली, ठीक है वकील साहिबा, हम आपसे कल मिलते हैं कोर्ट में। मिस्टर जेटली चले जाते हैं। शाम के 7 बज चुके थे। कोयल अपनी बेटी श्री का इंतजार कर रही थी। तभी श्री अचानक अपने कमरे से बाहर आती है और कोयल को देखकर बोलती है, मम्मा, आप इतनी साइलेंट क्यों बैठी हैं? आप कुछ सोच रही हैं? कोयल, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। आपको भूख लगी है? चलिए मैं आपको खाना खिला देती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं लगी है। मुझे आपको कुछ बताना है। मम्मा, आज स्कूल में एक अंकल आए हुए थे। उन्होंने मुझे बहुत सारी चॉकलेट दी और उन्होंने कहा कि वह आपसे भी जल्दी मिलने आएंगे। मैंने उनसे मना कर दिया था। मैंने आपसे मना किया था ना किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ भी लेने के लिए, तो फिर आपने चॉकलेट क्यों ली? नहीं मम्मा, मुझे याद था कि आपने मुझे मना किया था। मैंने वे सारी चॉकलेट उन अंकल को वापस कर दी। तभी कोयल सोचने लगी, आखिर कौन था वह इंसान जो श्री से स्कूल मिलने आया था। कहानी में आगे जानने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए टिनी एफएम जान के साथ।